Hello and welcome to this class. I am Anurag Mishra welcoming you with a new video, and in this video we will talk about the questions and question and answers of the chapter sexual reproduction in flowering plant. तो जैसा कि सभी को पता है कि हम लोगों ने जो पहला चैप्टर है बायो का क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एकदम हेड टू टो, लेफ्ट टू राइट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, एकदम अच्छे से हमने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और अब बारी है उन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये एक्चुअल में आपका बेस बनाते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो सब लोग को लगता है कि 1 मार्क्स का है, क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 मार्क्स का है, क्या ही इसकी हैसियत है। लेकिन आपको बता दूं, नेवर मिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर लीव करते हो, छोड़ते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपना बेस छोड़ रहे हो। ठीक है ना, आपका आधार खत्म हो जा रहा है। क्योंकि आप जब आगे देखोगे कि जितने भी 4 मार्कर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इवन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं ये 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले, वो सब कई सारे क्वेश्चंस का एक ग्रुप होते हैं, है ना। कई सारे क्वेश्चंस का एक ग्रुप होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, मिला दो, अब बन गया ये पूरा आपका 2 to 4 on 5 6 मार्क का क्वेश्चन। ये घटा देते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया टोटल आपका जो है 2 to 4 on 5, फिर बन गया भाई साहब, ये बन गया पूरा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के। तो ये जो 1 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क जो बन के पूरा 5 मार्क का बन रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आपके इन्हीं के प्रैक्टिस से आ रहा है, जो प्रैक्टिस अभी आप करने जा रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट सेल ऑफ द एग apparatus इन एन एम्ब्रियो सैक? एन एम्ब्रियो, तो अब ये क्या है? एम्ब्रियो सैक क्या होता है? याद करिए, जहां पे आपका जो है क्या बना था, ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, और उस फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट था आपका, और बीच में क्या है? एम्ब्रियो सैक। और उस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल नीचे होती हैं, 3 सेल ऊपर होती हैं। जो 3 सेल ऊपर होती हैं, इनको बड़ा सा अगर मैं बना दूं यहाँ पे आपके लिए, एम्ब्रियो सैक को अगर बड़ा सा यहाँ पे बना दें, तो 2 सेल ये होती है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। उसके ऊपर होता है एक एग सेल। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 2 सेल होती हैं और एक, मतलब 3 सेल। अब ये 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, सबको पता है। और ये जो नीचे वाली सेल है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, और ऊपर होती है एग सेल, और बीच में क्या होता था? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो 3 सेल नीचे आपको दिख रही हैं, ठीक है, नीचे जो 3 सेल आपको ये दिख रही हैं, ये वाली पूरी सेल, इन तीनों सेल को ही बोलते हैं एग apparatus। तो इसमें 3 सेल आती हैं। कौन कौन सा आता है? कौन कौन सी सेल आती हैं? आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक आती है एग सेल और 2 आती है सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो पूछा है कि एग apparatus में क्या क्या पाया जाता है। तो एग apparatus में एक एग सेल पाई जाती है और 2 सिनर्जिड सेल पाई जाती है। कौन वाला था? एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ये आपका एम्ब्रियो सैक, ये 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? एग apparatus बनाते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ गाइनोसियम डिटरमाइंस द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन? कौन सा ऐसा पार्ट होता है गाइनोसियम का जो पॉलन ग्रेन का नेचर चेक करती है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो कॉम्पैटिबल है या नहीं, मतलब सही है या नहीं। सही है या नहीं मतलब, अब सही है या नहीं मतलब कि हमारे ही स्पीसीज का है, किसी दूसरे के स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पर आ गया है। स्टिग्मा अगेन क्या होता है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, उसका जो सबसे ऊपरी फीदरी पार्ट होता है, जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है,
उसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाइयों बहनों, उसी पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या काम करता है, आपको याद होगा एक हमने पार्ट पढ़ा था और उसका क्या नाम क्या था, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये उसी का जो है पोर्शन से आया हुआ है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ था, पॉलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा पर पड़ते हैं, फिर स्टिग्मा उन पॉलन ग्रेन को चेक करता है कि वो कॉम्पैटिबल मतलब हमारे लिए सही है या नहीं, है ना। तो कौन चेक करता है, स्टिग्मा चेक करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते कह रहे हैं व्हाट इज कॉमन इन द फंक्शन परफॉर्म बाय न्यूसिलस एंड कोटिलिडन। न्यूसिलस और कोटिलिडन दोनों जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें कॉमन फंक्शन क्या है। तो अब आपको यह याद कराऊं मैं आपको कि न्यूसिलस क्या होता है ना। तो यहाँ पे इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है उसके अंदर, ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, और उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ओव्यूल सबको याद होगा मेरे ख्याल से, कितनी बार हम लोगों ने ओव्यूल पढ़ा है ना। ये देखो एनाट्रोपस ओव्यूल हम लोग के सिलेबस में है। ये ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। तो उस एम्ब्रियो सैक किनारे किनारे जो सेल्स होती हैं, जब हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ रहे थे तो भी हम लोगों ने बताया था कौन सेल होती हैं, वो न्यूसिलस की सेल होती हैं। और ये न्यूसिलस की सेल क्या होती हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट भरे होते हैं, न्यू से न्यूसिलस, न्यू से न्यूट्रिएंट भरे होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, किसको प्रोवाइड करें, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। कोटिलिडन क्या होता है, कोटिलिडन जब कोई सीड होता है, जैसे चना देख लो, तो चने को जब ऊपर ओपन करोगे आप ऐसे, तो चने को ओपन करोगे तो बगल बगल ऐसे आएंगे ना दो, और ऊपर एक छोटा सा आंखा निकला होता है, नीचे से आंखा निकला होता है, और बीच में ऐसे एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो जो ये दो पार्ट दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है एक्चुअल में, कोटिलिडन्स हैं। ये दोनों क्या हैं, कोटिलिडन्स हैं, ठीक है ना, कोटिलिडन्स हैं। तो पूछा जा रहा है कि इधर न्यूसिलस, क्या इधर न्यूसिलस और इधर कोटिलिडन, दोनों का फंक्शन सेम क्या है। तो भैया ये जो कोटिलिडन है ये एम्ब्रियो को डेवलप होने में हेल्प कर रहा है, और जो न्यूसिलस है ये यहाँ पे सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो दोनों ही क्या रखे अपने अंदर, न्यूट्रिएंट रखे हुए हैं, तभी तो हेल्प कर पा रहा है ना डिवीजन में, एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो दोनों ही क्या है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल हैं, मतलब फूड को रिजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और साथ में नरिशमेंट, जब फूड इनके पास रहेगा तभी तो नरिशमेंट कर पाएंगे। एम्ब्रियो सैक को न्यूसिलस नरिश करता है, और एम्ब्रियो को कौन न्यूसिलस करता है, कोटिलिडन न्यूसिलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कोटिलिडन एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो सैक को न्यूसिलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है। इनका कॉमन फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही के दोनों ही रिजर्वायर हैं फूड के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं तो उनको फिल करना है। पॉलन मदर सेल, पॉलन टेट्राड बनता है, फिर पॉलन ग्रेन बनता है, फिर वेजिटेटिव सेल बनता है, और फिर भाई सबको पता है वेजिटेटिव सेल के साथ साथ देखो कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एरो नहीं बना, कॉमा लगा हुआ है। तो कॉमा लगने का मतलब कि वेजिटेटिव सेल के साथ एक सेल और बनती है जिसका नाम बताइए। अब कितना आसान है, यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे एरो लग के आगे आएगा तो वेजिटेटिव सेल के बाद वो लिख देंगे कि जो है पॉलन ट्यूब वगैरह लिख देंगे, है ना। तो ये सब गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, और कॉमा लगा होने का मतलब कि वेजिटेटिव सेल के साथ साथ एक सेल और बनती है, और उस सेल का नाम बताओ तो जनरेटिव सेल। कितने लोग को ये वाला डायग्राम याद है, कितने लोग को पॉलन ग्रेन का ये वाला डायग्राम याद है। आप अपना जल्दी से जल्दी जो है आप मुझे बताओगे। ये देखिए यहाँ पे से था ना, इधर ये जो था वो वेजिटेटिव सेल था, और यहाँ पे जनरेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल पूरा पॉलन ग्रेन। और ये एक्साइन था, नीचे वाला एंटाइन था। एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे जर्मपोर होता है। कितना चीज़ याद है ना, सब याद है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग इवेंट्स इंडिकेट द स्टेजेस वेयर माइटोसिस एंड मियोसिस ऑकर। आपको कुछ स्टेजेस हैं जहाँ पे माइटोसिस मियोसिस होता है। अब आपको बताना है कौन सी स्टेज है, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है और कहाँ पे मियोसिस हो रहा है। चलिए जल्दी फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्या है आपका मेगा स्पोर मदर सेल, और यहाँ पे क्या है मेगा स्पोर, और यहाँ पे क्या है एम्ब्रियो सैक, और थर्ड में आपका एग है। तो कहाँ पे माइटोसिस होता है और कहाँ पे मियोसिस होता है, जल्दी आप लोग बताएंगे, बताइए जल्दी से। मेगा स्पोर मदर सेल वो क्या कर रही है, वो कर रही है पहला मियोसिस, और मियोसिस करके बना रही है मेगा स्पोर। फिर मेगा स्पोर जो है वो करता है फिर बाद में माइटोसिस, क्योंकि उसका एक बार सेल डिवीजन हो चुका है। बाकी सब अब क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, और वो कह रहा है कि शो द डायरेक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का डायरेक्शन आप दिखाइए मुझे। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया है, अब कैसे वो आगे बढ़ेगा? तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे आगे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे आपका माइक्रोपाइल है वहाँ से एंटर कर जाएगा अंदर। भाई सिंपल सी बात है ना। कह रहा है कि शो द डायरेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम द पॉलन on the stigma in the embryo sac in the given diagram। तो हमने आपको दिखा दिया कैसे वो आगे बढ़ेगा। अब कह रहे हैं कि which region of pistil form fruits and seeds। पिस्टिल का कौन सा रीजन है जो फ्रूट बनाता है और कौन सा सीड बनाता है? मैंने बता रखा है आपका कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का ये पूरा कहानी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की पूरी कहानी है। और ये क्या कर रहा है? कुछ गलत हो गया क्या? आप लोग कमेंट कर रहे हो। मेगास्पोर मदर सेल, हाँ तो जैसा यहाँ पे आंसर लिख के दिया है आपको, है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है वो अपना पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है? माइक्रोपाइलर, यहाँ पे कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोपाइल एंड से इंटर करता है पॉलन ट्यूब। आप बताओगे मुझे कि पॉलन ट्यूब को कौन गाइड करता है? कौन सी सेल जो होती है वो गाइड करती है पॉलन ट्यूब को? मैंने बता रखा है आपको कौन सी सेल होती है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करती है, और बताना है कि पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट जाते हैं, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट एक बार में इंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब का इवेंट का ये कहानी है कि पिस्टिल में फ्रूट कौन बनता है और सीड कौन बनता है। तो हम आपको सब बताते हैं कौन क्या बनता है, ठीक है ना, सब बताते हैं। पहला जो आपका सेपल, पेटल, स्टैमेन, ठीक है ना, ये तीनों चीज जो होता है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं भाई? ये मतलब सूख जाते हैं, ठीक है ना, ड्राई आउट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं विल्टिंग, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि ये फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, ठीक है ना, गिर जाते हैं। फिर उसके बाद बचता क्या है आपका? स्टिग्मा, वो भी सेम स्टाइल, वो भी ड्राई आउट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। बचा क्या आपके पास? ओवरी बचा। ओवरी का जो कवर है वो बचा, सीड बचा, ठीक है ना। क्या होता है इनका सबका आगे चल के? ओवरी बन जाती है आगे चल के फ्रूट। ओव्यूल बचा, हाँ ओव्यूल, सीड नहीं ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल के बन जाता है सीड उस फ्रूट का। ओवरी कवर जो होता है वो बन जाता है आपका फ्रूट कोट। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या पूछा है कि फ्रूट किस में बनता है, फ्रूट कौन बनता है, सीड कौन बनता है? तो आपको पता है कि जो ओवरी है वो फ्रूट बनती है और जो ओव्यूल है वो सीड बनता है, ठीक है ना। कंफर्म हो गया? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ड्यूरिंग पॉलीएम्ब्रियोनी इफ वन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिनर्जिड एंड अदर फ्रॉम न्यूक्लियस स्टेट द, क्या कहना कह रहा है? फ्रॉम न्यूक्लियस स्टेट द वन दैट इज हैप्लॉइड एंड वन दैट इज डिप्लॉइड। कौन सा इसमें हैप्लॉइड होगा और कौन सा डिप्लॉइड होगा, यही बताने को कह रहा है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है आपको पता है? हैप्लॉइड क्या होता है? जिसमें सिंगल एन होता है। हैप्लॉइड क्या होता है? सिंगल एन हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड क्या होता है? 2n, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा हैप्लॉइड होगा और कौन सा डिप्लॉइड होगा। किससे किससे बन रहे हैं आइए देखते हैं। एक बन रहा है आपका सिनर्जिड सेल से, एक बन रहा है आपका न्यूक्लियस से, ठीक है ना। बस इतना तो कौन सा इसमें हैप्लॉइड होगा, कौन सा डिप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये जो आपका ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी है वो सब के सब क्या है? हैप्लॉइड है,
ठीक है ना। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी है वो क्या है, हैप्लॉइड है, और एम्ब्रियो सैक के बाहर जो भी है वो डिप्लॉइड है। एकदम सिंपल सा लॉजिक कि इनसाइड एम्ब्रियो सैक, क्योंकि कल को मान लो सिनर्जिड के अलावा एंटीपोडल सेल दे दिया तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो इनसाइड एम्ब्रियो ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं वो क्या है, हैप्लॉइड है, वो सब की सब क्या है, हैप्लॉइड। तो वो भी कैसा जो है एम्ब्रियो बनाएंगी, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएंगी। और दूसरा आपको बता दूं कि आउटसाइड एम्ब्रियो के एम्ब्रियो सैक के आउटसाइड ऑल सेल्स, वो भी क्या है, वो पूरी तरीके से डिप्लॉइड है। क्या है वो, पूरी तरीके से डिप्लॉइड है। ठीक है, तो कैसा एम्ब्रियो बनाएंगी, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएंगी। तो आपको देखो एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये एम्ब्रियो सैक होता है। उसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, 7 सेल्स, और कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, याद है, इसी एम्ब्रियो सैक को ही बोलते हैं। तो 7 सेल जो होती हैं, जिसमें से आपके 7 में से 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 1 पोलर न्यूक्लियाई और 1 एग सेल। कितने हो गए, 3 + 2 5 6 7, तो कितने 7 सेल। ये 7 की 7 सेल जो हैं वो हैप्लॉइड है। तो चाहे आपको वो अभी सिनर्जिड सेल दे रहा है, कल को वो आपको एंटीपोडल सेल दे दे, पोलर न्यूक्लियर कुछ भी मतलब तरह दे दिया, तो वो क्या लिखना है आपको, कैसा एम्ब्रियो बनाएगा भाई। पोलर न्यूक्लियाई का तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, और वो ये है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए वो पहले से 2n है, तो उसको छोड़ देना। पोलर न्यूक्लियाई को छोड़ के जितनी सेल्स हैं, 6 सेल्स, वो क्या है, हैप्लॉइड है। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पोलर न्यूक्लियाई जो है वो आपके लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें पहले से 2 न्यूक्लियस हैं। तो अगर वो पूछा जाएगा तब तो डिप्लॉइड बनाएगा कि अगर पोलर न्यूक्लियाई ही आगे चल के एम्ब्रियो बन गया, कैसा एम्ब्रियो बनाएगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस की सेल्स, भाई न्यूक्लियस की सेल्स तो आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक होती हैं, तो वो बनाएंगे डिप्लॉइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इट इज पॉसिबल, देखो आप लोग का बेस क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि आपका बेस क्लियर हो रहा है, आपको चीज़ें जो है हैं वो रिकॉल हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपने याद किया था पिछले सेशंस में वो सब आपको याद आ रही होंगी। कह रहे हैं इज इट पॉसिबल दैट एन अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक गिव राइज टू अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भाई बहुत सिंपल सा आंसर उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर कोई अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक मतलब एपोमिक्सिस याद करना पड़ेगा आपको उसके लिए। एपोमिक्सिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब क्वेश्चन जो पूछा है उसका क्या कहना है कि भैया जब सीड का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, मतलब मेल गैमेट आकर के मिला ही नहीं फीमेल गैमेट से, तो किस तरीके से जो सीड बना वो डिप्लॉइड होगा या फिर हैप्लॉइड होगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, और अकॉर्डिंग टू लॉजिक देखा जाए तो हैप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। दूसरा पेरेंट आता तब 2 न्यूक्लियस मिल जाते, एक इस मेल फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो अपने आप वो 2n हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो डिप्लॉइड बनना चाहिए। डिप्लॉइड कैसे बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। जब फीमेल गैमेट बनाने की बात आती है तो मेगा स्पोर मदर सेल जब बनाती है मेगा स्पोर, ठीक है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में मियोसिस होता है, मियोसिस, इससे ये मेगा स्पोर मदर से जो 2n होती है वो n में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एपोमिक्सिस में, मैंने इसका बहुत अच्छा सा आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। एपोमिक्सिस में जो मेगा स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड होती है, वो
माइटोसिस कराती है, मियोसिस नहीं कराती, और बनाती है मेगास्पोर, जो कि 2n का 2n ही रह जाता है, और फिर यही मेगास्पोर बनाता है एम्ब्रियोसैक। तो जब 2n वाला मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक बनाएगा तो एम्ब्रियोसैक भी क्या बनेगा, 2n, मतलब बोले तो डिप्लॉइड। समझ में आया? इसीलिए एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियोसैक होते हैं, क्योंकि उसमें मेगास्पोर मदर सेल जो मेगास्पोर बनाती है वो माइटोसिस से बनाती है, ना कि मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जो कि सेल के नंबर को हाफ कर देता है, लेकिन माइटोसिस हाफ नहीं करता, बस वो फोटो कॉपी कर देता है, जस्ट 2 कॉपी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यस बनाएगी, डिप्लॉइड बनाएगी। क्यों बनाएगी डिप्लॉइड? कह रहे हैं क्योंकि एन अनफर्टिलाइज एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक कैन गिव राइज टू डिप्लॉइड एम्ब्रियो इफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोटिक, मतलब मियोटिक मतलब माइटोसिस वाला, मतलब मियोसिस वाला डिवीजन, इट विल गिव राइज टू डिप्लॉइड एम्ब्रियो। कह रहे हैं कि अगर मियोटिक डिवीजन नहीं होगा मेगास्पोर मदर सेल में, मतलब मेगास्पोर में, तो फिर एम्ब्रियो सैक जो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। एकदम वही लॉजिक यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो माइटोसिस कर गई, ना कि मियोसिस, और इस वजह से जो हमारा मेगास्पोर था वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रह गया, वो हैप्लॉइड बना ही नहीं, जो कि उसको होना चाहिए था क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आपको पता है कि एपोमिक्सिस एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये इंड्यूस्ड कंडीशन है, इसको कराया जाता है ऐसा, जिससे कि हमारे पास मेल गैमेट की जरूरत ही न पड़े और फीमेल गैमेट से ही सिर्फ पूरा पूरा प्लांट फिर से तैयार किया जा सके। तो ये पूरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी थी। आगे मूव करते हैं 10th क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि व्हेन अ पॉलन ग्रेन इज शेड एट द 3 सेल्ड स्टेज विच 3 सेल आर फाउंड। कह रहे हैं कि अगर जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में, बहुत सिंपल सा बात है यार, 3 सेल्ड स्टेज में अगर शेड हो जाता है किसी स्टिग्मा पे, ठीक है ना, तो कौन सी 3 सेल आएंगी? फिर से बनाता हूँ वही स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। इधर एक्साइन इंटाइन हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया आपका वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। फिर बाद में यही जनरेटिव सेल, अभी 2 सेल स्टेज है ना, 2 सेल है, फिर बाद में यही जनरेटिव सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और वो दोनों क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, और ये आपकी क्या हो गई? वेजिटेटिव सेल हो गई। तो टोटल कितनी सेल हो गई? 1, 2 और भैया 3 सेल हो गई। तो कह रहे हैं कि 3 सेल्ड स्टेज में जब पॉलन ग्रेन शेड करता है कौन सी सेल्स पाई जाती हैं उसमें? तो 1 वेजिटेटिव सेल पाई जाती है और 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं, टोटल 3 सेल मिल जाते हैं। तो इतनी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं डिफाइन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी एंड हाउ डू सेल्फ इनकॉम्पैटिबल प्लांट्स पॉलिनेट। सिंपल से क्वेश्चन है, याद करिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का क्वेश्चन। आउट ब्रीडिंग, याद आया? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस सब पढ़ा रखा है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा रखा है, और हर टॉपिक को समझाते समय मैंने बताया था कि हर टॉपिक में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, और आप देख रहे हैं कि वही वही क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने को मिल रहा है। और सच बता रहा हूँ, इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन इसमें से देखने को नहीं मिलेंगे। जितना बताया जा रहा है बस इतना ही आता है। बहुत कठोर शब्द लग रहे हैं, कह रहे ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो बोल देंगे वही आएगा, लेकिन वही आएगा। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, बस वही वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डिफाइन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ मतलब होता है खुद से, इनकॉम्पैटिबल मतलब सही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? याद करिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं कि भले भैया ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, इसमें दोनों पार्ट हैं, और मेल पार्ट का एंथर जो है फट गया और उसमें से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे गिर भी गया, तो भी स्टिग्मा क्या कहेगा कि पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा।
नो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि तू तो अपने ही घर का है, तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। क्योंकि अगर अपने ही घर के जो पॉलन पॉलन ग्रेन्स हैं वही फर्टिलाइज कर जाएंगे तो फिर इनब्रीडिंग हो जाएगी। मतलब कि जो आगे चल के सीड बनेगा वो सीड कैसा होगा? लो क्वालिटी का होगा। समझ में आया? वो सीड कैसा हो गया? लो क्वालिटी का होगा, और आगे चल के और लो होते होते पूरी तरह से क्वालिटी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो भाई, इस चीज को बोलते हैं इनब्रीडिंग, और ऐसा ना हो इसलिए ये अपने ऊपर गिरे हुए इसी स्पीसीज का रहेगा भले पॉलन ग्रेन, लेकिन कहेगा नो 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 नो, नॉट पॉसिबल। आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा, मतलब बाहर से ही मंगाना पड़ेगा सेम ही स्पीसीज के सीड्स को, मतलब पॉलन ग्रेन को, वही पॉलिनेट कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, कह रहे हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, सेम जेनेटिक मैकेनिज्म, मतलब सेम जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो क्रॉस नहीं हो पाएगा, मतलब पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म in which the growth of pollen tube in the pistil is inhibited, मतलब रोक दिया जाता है, which prevent self pollen from fertilizing the ovule. The self incompatible pollen pollinate by cross pollination. ऐसे जो pollen grain होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही पॉलिनेट कर पाते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं विच इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। कौन सा ऐसा होता है जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है? अगर एक एन है तो बोलेंगे हैप्लॉइड, दो एन है तो बोलेंगे डिप्लॉइड, और तीन न्यूक्लियस है तो बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। एक एन मतलब एक न्यूक्लियस वाला सेल था, अच्छा सेल था। अब एक एन वाले सेल दूसरे एन वाले सेल से जब मिलते हैं तो बन जाते हैं 2n, लेकिन जब तीन न्यूक्लियस एक साथ मिलते हैं तो बन जाते हैं 3n, बोले तो ट्रिप्लॉइड। ये कहाँ हो रहा है? तो याद करिए वो समय, वो जगह है जहाँ पे दो सिनर्जिड सेल थी, एक फीमेल गैमिट था, और यहाँ पे था आपका पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल 3। यहाँ से आया था पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा था फिलिप ऑपरेटस। पॉलन ट्यूब के अंदर कौन था? पॉलन ट्यूब के अंदर कौन था? रसोड़े में कौन था बेटा विनोद? तो रसोड़े में जो है दो मेल गैमिट थे, 2 मेल गैमिट्स, और ये दोनों मेल गैमिट्स में एक मेल गैमिट फ्यूज करता है फीमेल गैमिट को और बनाता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमिट जो है वो जाता है बनाता और PEN बनाता है, किसको फ्यूज करके? पोलर न्यूक्लियर को फ्यूज करके बनाता है PEN बनाता है। कैसे हुआ? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये आपका क्या है? दो न्यूक्लियस वाला पोलर न्यूक्लियाई, और ये जब फ्यूज करेगा एक न्यूक्लियस वाले मेल गैमेट से, तो एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस और तीन न्यूक्लियस, और फ्यूज करेंगे और बनाएंगे एक सेल। एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस वाले सेल बनाएंगे जो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग PEN। तो इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 न्यूक्लियस मर्ज हुए, तो उसको बोलेंगे 3N, ट्रिप्लॉइड। और यही आगे चल क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा बेटा, एंडोस्पर्म। याद आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है पढ़ लेते हैं उसको। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर क्यों दिया गया है, जिससे कि आप लोग ये जान सको कि मुझे कैसे लिखना है, कैसे लिखने की शुरुआत करनी होती है और कितना लिखना होता है। ठीक है ना? तो द एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू in a fertilized ovule. Triple fusion leading to the fusion of one male gamete and two haploid polar nuclei and form the triploid tissue. ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई को क्या बोला है? हैप्लॉइड बोला है भाई, लेकिन साथ में क्या बोला है? 2 भी तो बोला है मतलब कहने का ये है कि 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, मतलब अगर ये अकेले है तो हैप्लॉइड है,
अकेले है तो हैप्लॉइड, लेकिन अगर साथ में पूरा सेंट्रल सेल बोल रहे हो, अगर इनको क्या बोल रहे हो, अगर इनको सेंट्रल सेल बोल रहे हो, तब ये क्या हो गया भैया, डिप्लॉइड हो गया। एक एक करके बोल रहे हो तो बोलोगे टू, टू मतलब दो लोग, और हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग है, हैप्लॉइड है, साथ में है डिप्लॉइड। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, डज एपोमिक्सिस रिक्वायर फर्टिलाइजेशन, क्या एपोमिक्सिस को फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है एंड पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भाई अभी बताया कि एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, कैसा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब इसके डेफिनेशन में ही लिखा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे ये क्या पूछने की जरूरत है कि फर्टिलाइजेशन करता है कि नहीं करता, पॉलिनेशन करता है कि नहीं करता? अरे नहीं करता मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है आगे, कह रहा है गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ। अब रीजन दो इनको, तो वही वाला सेम रीजन भाई। अब जान लो, अब ये भी जान लो कि अब आगे लगभग क्वेश्चन आपके क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। ये जादू है, किसका जादू है ये जादू है 2 मार्क वाले क्वेश्चंस का, 1 मार्क वाले क्वेश्चन का। जब आप 2 मार्क के और 1 मार्क के क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आगे आपको 3 मार्क में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब रिपीटेड रहते हैं भाई, रिपीटेड। आपको लगता है कितना पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है, अरे बहुत नहीं पढ़ना है। जब आप 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लोगे ना ढेर सारे, तो आपको देखने को मिलेगा कि बाकी तो रिपीटेड है यार। लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेड। अभी भी तो पढ़ के गए आगे, है ना? तो वही सेम रीजन यहाँ पे भी आपको चेप देना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कह सकते हो एपोमिक्सिस जो है, एक अच्छा सा वो आया, एपोमिक्सिस क्या है, ये कॉपी है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कॉपी है, लेकिन क्या खुद क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो नहीं, एपोमिक्सिस जो है ना, वो एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस कैसा रिप्रोडक्शन है भाई बहनों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन और डायग्राम के साथ में। देखो इतने ही क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 डायग्राम, 2 डायग्राम और 2 डायग्राम ये किए, ठीक है ना? और साथ में हमने आपको पॉलन का डायग्राम किया। हालांकि वो डायग्राम बना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो डायग्राम से ही था वो, ठीक है ना? जहाँ पे हम लोग बेसिक जनरेटिव सेल बनाए थे। तो कहने मतलब 3 डायग्राम हम लोगों ने निपटाए इतने ही देर में। और हाँ, एक और डायग्राम जो एम्ब्रियो साइक वाला डायग्राम निपटाया हम लोगों ने। एम्ब्रियो साइक का डायग्राम भी तो जो है इसी में था, ठीक है ना? बस वो बना नहीं था, लेकिन क्वेश्चन तो डायग्राम से ही था। तो बायो में डायग्राम अगर आपको अच्छे से याद है, तैयार है, तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन द काइंड ऑफ कार्पल इन द डायग्राम गिवन बिलो। कार्पल मतलब क्या होता है? कार्पेल मतलब होता है ओवरी। अगर ओवरी एक है तो बोलेंगे उसको मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा है, मोर है, इसको कराया है भाई मैंने वीडियो में, आप वीडियो तो देखो। एक से ज्यादा है तो उनको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो वही पूछ रहा है इनसे कि ये मोनोकार्पलरी है या मल्टी कार्पलरी है, इतना सा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको याद, यहाँ पे एक टर्म आ गया तो वो भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा दूँ आपको कि अगर मल्टी कार्पल है, एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, तो वो जुड़े हैं या फिर फ्री हैं। अगर जुड़े हैं, ध्यान देखिए, अगर जुड़े हैं तो उनको बोलेंगे सिन कार्पस, सिन कार्पस। फ्री है तो बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कार्पल्स हैं,
मतलब ओवरीज हैं, कई सारी हैं। यहाँ भी जो ये सब दिख रहे हैं ये सब भी ओवरीज हैं, और देखिए कई सारी हैं। तो जब दोनों में कई सारी ओवरीज हैं तो ये हो जाते हैं आपके मल्टी कार्पेलरी, सिंपल। और आप कहोगे सर कितनों का याद करूंगी, ऐसे मैं करूंगा ऐसे। अरे मेरे भाई, यही दोनों आपके सब्जेक्ट में हैं, सिलेबस में हैं। जब यही दोनों सिलेबस में हैं तो इनको ही याद करना है। एक है पापावर सोमनीफेरम और एक है मिकेलिया या फिर माइसीलिया, जो आप बोल सकें इसको। ठीक है, तो माइसीलिया ये, और ये पापावर सोमनीफेरम। अरे अफीम मेरे भाई, अफीम है ना भाई, चरस गांजा मुझको प्यारा चरस गांजा, ये जो बंटा रैपर, ये थोड़ा सा गाना हो गया, रैपिंग हो गई घटिया सी। तो खैर, ये आपके यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी जो ओवरीज देखो आपस में क्या है, फ्यूज है, जुड़ी हुई हैं। जब जुड़ी हुई हैं तो इनको बोलोगे आप सिनकार्पस। लेकिन इनकी ओवरीज देखो, मार्सिलिया में ओवरीज फ्री है ना, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, देखो दूर दूर है थोड़ी सी। और तो जब दूर दूर है, जैसे इसमें देखो जॉइंटेड है ना, एकदम अच्छे से दिख रहा है, जॉइंटेड है, ठीक है ना। कार्पस कैसे है इसके, आप ध्यान से देखिए, जॉइंटेड है। देखो ये सब इधर जाके यहाँ पे मिल जा रहा है, इसका जाके यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें गया, लेकिन इसमें देखो फ्री फ्री फ्री। तो इनको बोलेंगे आप एसिनकार्पस, और मार्सिलिया में बोलोगे आप एपोकार्पस। बस सिंपल सी बात, खत्म। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, कह रहे हैं हाउ डू एक्वेटिक प्लांट अंडरगो पॉलिनेशन। एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन कैसे होता है। सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया था, दो लोगों को बताया था कि जो हवा में रहते तो एक्वेटिक ही हैं, मतलब जल के राजा ही हैं वो, लेकिन उनका पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है। वो कौन कौन है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, जिसमें आगे वाटर आ रहा है, वो दोनों वाटर का नाम डुबा रहे हैं, क्योंकि पानी की कोई मदद नहीं लेते हैं वो पॉलिनेशन करने के लिए। क्योंकि वो किससे पॉलिनेशन करते हैं, वो धोखेबाज है भैया। वाटर लिख लेते हैं अपने आगे, लेकिन पॉलिनेशन करते हैं एयर से। ये दोनों, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है ना। तो ये दोनों किससे करते हैं पॉलिनेशन, एयर के थ्रू करते हैं। बाकी जैसे आपको याद होगा वेलिस्नेरिया, याद होगा आपको, कितने लोग को याद है वेलिस्नेरिया, कि पूरा मम्मम भरा रहता है भाइयों बहनों, मतलब पानी भरा रहता है, पूरी तरीके से पानी ऐसे भरा रहता है। और जो मेल होता है भाई साहब, कुर्बानी देता है, वो क्या कुर्बानी देता है, सॉरी, जो मेल होता है वो कुर्बानी ये देता है कि मैं पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मेल प्लांट है, ये कुर्बानी दिया कि यहाँ पे पहले इसके फ्लावर हुआ करता था, अब वो फ्लावर तोड़ देता है और वो फ्लावर उड़ के चला जाता है यहाँ पे, और उस फ्लावर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन। फिर यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर बगल में होती है मटकते मटकते, वो क्या करती है, वो अपने स्टिग्मा को खूब बड़ा सा बना लेती है, और स्टिग्मा को जब बड़ा बनाती है, अपने स्टिग्मा का मुंह ऐसे फुला करके जो है ऐसे पानी के ऊपर सतह पे जाके बैठ जाती है। और फिर यहाँ से ये तैर तैर धुमुक धुमुक के आता है, अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरा देता है, और ये पॉलिनेट हो जाती हैं। ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर। ये किसके थ्रू किए, तो ये इनका पॉलिनेशन देखो अलग टाइप का हुआ, वाटर करंट के हेल्प की वजह से हुआ। कि वाटर सरफेस पे मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर वाटर करंट पे आया, मतलब वाटर सरफेस पे आया, और वहाँ पे तैरते तैरते गया, और फीमेल जो स्टिग्मा था जो कि बहुत लंबा सा था, उसको जाके पॉलिनेट कर दिया। सब समझाया हुआ है, दिखा दिखा के समझाया हुआ है पूरा डायग्राम के साथ में। इसको आप जा करके नेट उस पर देख लें, वीडियो में देख लें, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट, जो कि फ्लावर मतलब कि होते तो एक्वेटिक हैं लेकिन धोखेबाज होते हैं। वो जाके हवा और इंसेक्ट्स का मदद लेते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो सबमर्ज होते हैं। सबमर्ज जैसे वेलिस्नेरिया, मतलब आधा जो है मर्ज होते हैं पानी के अंदर। मर्ज मतलब डूबे हुए रहते हैं। इन वाटर रिलीज देयर पॉलन इन वाटर एंड दैट ड्रिफ्ट इन वाटर एंड आर caught by the feathery stigma of
फीमेल फ्लावर। तो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है, गलत काम किया इन्होंने, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना चाहिए, बिना एग्जाम्पल के आपका आंसर अधूरा हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है वाटर हाइसिंथ, किसमें, एयर वाले में, और लिली, और इसमें जो ड्रिफ्ट वाला है वाटर करंट वाला है, कि वाटर करंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पानी जिस डायरेक्शन में बहता है उसी डायरेक्शन में इनका मेल गैमेट भी बहता जाएगा और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देगा। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है आपसे, ईच पॉलन ग्रेन इन फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट, स्टेट द फंक्शन ऑफ मेल गैमेट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है फुद्दू वाला। कह रहा है कि सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में वो मेल गैमेट बनाते हैं। सिंपल सी बात है, अभी तो देखा था ना कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट बनाता है। यहाँ पे 2 मेल गैमेट, यहाँ पे आपका जो है जनरेटिव सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल, ये देखा हम लोगों ने। अब कह रहे हैं कि स्टेट द फंक्शन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट का फंक्शन बताओ। तो आपको बताना होगा कि 2 मेल गैमेट होते हैं भाई, क्या है ना, 2 मेल गैमेट होते हैं, दोनों पॉलन ट्यूब में जाते हैं और उसके बाद एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज जाता है फीमेल गैमेट के साथ में, जिसको एग सेल बोलते हैं, और बनाते हैं जाइगोट, इसको बोलते हैं सिनगैमी। ओके, या फिर कह दो आपकी ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरा वाला जो सेकंड मेल गैमेट है वो जाकर के फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में और बनाता है PEN, और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के क्या बोलते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। और फिर यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन जो है वो ट्रिप्लॉइड, सॉरी वो क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड PEN बनाता है 3N, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड PEN बनाता है। इतनी सी लॉजिक थी, यही आपको यहाँ पे बताना है, और यही जो है आपका जो PEN है आगे चल के एंडोस्पर्म बन जाएगा। PEN का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना सिंपल सा था यार, फुद्दू काट रहे बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17th क्वेश्चन, लिस्ट आउट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। बस इसी की कमी थी, मतलब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करा कौन रहा है गुरु, कौन है जो पॉलिनेशन पे पॉलिनेशन कराया जा रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है, तो कौन है। पहला आपका बायोटिक एजेंट पढ़ाया था हम लोगों ने, पढ़ा था, और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक में कौन कौन आ गया था, तो बायोटिक में सबसे पहले इंसेक्ट आए, फिर बर्ड आई, फिर उसके बाद आपका स्नेल भी आ गया उसी में, और उसी में आपका जो है बैट भी आ गया था, है ना। ऐसे बहुत सारे थे। एबायोटिक में वाटर आ गया और एयर आ गया, बस, ठीक है ना। इतना बात यहाँ पे थी। इन्हीं को बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ऐसे थिंग्स, ऐसी चीजें जो पॉलिनेशन कराएं, उनको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। समझ में आ गया ना। अभी हम लोगों ने वाटर और एयर का पढ़ लिया था, है ना, वैसे ही सबका होता है। और इंसेक्ट, बर्ड, और इसमें क्या होता है कि उससे अब यहाँ पे जो है एक हनी बी है ना, हनी बी आई उड़ती उड़ती, हनी बी हालांकि लग नहीं रही है लेकिन मान लो आ गई, एक फूल था यहाँ पे, है ना, उस फूल पे बैठी, वो मान लो मेल फ्लावर था, उसका मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन था इसके बॉडी में चिपक गया जा करके। फिर उसके बाद ये दूसरा फ्लावर आ गया, दूसरा फ्लावर जो था वो फीमेल फ्लावर था, उसमें स्टिग्मा निकला हुआ था। फिर यही जो तितली कह लो या फिर मधुमक्खी कह लो, जो भी लग रही है आपको देखने में, फिर यही जा करके वहाँ बैठ गई। जब वहाँ बैठी तो इसी के बॉडी में लगा हुआ पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिर गया। फिर उसके बाद इसका स्टिग्मा कहा गया, अरे ये तो मेरा अच्छा वाला पॉलन ग्रेन है, और उस पॉलन ग्रेन को पॉलिनेट कर दिया और इनका काम हो गया। और इनको क्या मिला, प्लांट का तो काम हो गया, इनको क्या मिला। तो फिर ये कहेगी जो है, कौन कहेगी, ये जो मधुमक्खी है या तितली है, ये कहेगी कि हम बेवकूफ़ थोड़ी थे जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहे थे। अरे भैया, इनको मिला नेक्टर। नेक्टर का होला,
नेक्टर जो होला वो होता है न्यूट्रिशियस सैप ऑफ फ्लावर, या फिर कह दो न्यूट्रिशियस जूस ऑफ फ्लावर। फ्लावर का रस होता है जो न्यूट्रिशन से भरा होता है। और तो और जो पॉलन ग्रेन होता है ये भी तो इनको क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। तो पॉलन ग्रेन ही खा लेते हैं, कहते हैं आह क्या पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वजह से आप ये जाते हैं अपने फ्लावर के पास में, फ्लावर्स को पॉलिनेट कराने का इनका कोई खास उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन फ्लावर का पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं, अब इनको याद आया क्वेश्चन पूछने के लिए, अब याद आया बुढ़ऊ को कि क्वेश्चन क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है। तो भैया हम सब कहानी बता डाले, तब इनको याद आ रहा है पॉलिनेशन क्या होता है। भैया सब बता दिए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma of any flower of the same species is known as pollination, and those organisms that are involved in pollination are known as pollinating agents. एजेंट विनोद। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्या कह रहा है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। क्या क्या होता है प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने बता चुके आपको स्टिग्मा के साथ क्या होता है, स्टाइल के साथ क्या होता है, पिस्टिल के साथ क्या होता, मतलब स्टिग्मा स्टाइल, और उसके बाद जो है आपका पेटल के साथ क्या होता है, सेपल के साथ क्या होता है, एंथर के साथ क्या होता है, स्टाइल के साथ क्या होता है। ये सब सूख के गिर जाते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। पोस्ट मतलब बाद में, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इनका कोई काम नहीं है, तो सूख के भैया गिर जाते हैं। बचे कौन अब हमारे पास, कौन बचा अब? तो अब हमारे पास जो बचे हैं वो बचा है ओवरी, वो बचा है ओव्यूल, वो बचा है पीईएन, वो बचा है जाइगोट। ये सब करते क्या है? तो ओवरी जाके बन जाता है आगे फ्रूट, ओव्यूल आगे चल के बन जाता है सीड, पीईएन बन जाता है आगे चल के इंडोस्पर्म, जाइगोट आगे चल के बन जाता है एम्ब्रियो। दैट्स इट मिलॉर्ड, दैट्स इट। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके यही है आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है ये? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। गॉट इट? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर? ओ माय गॉड, अब जाकर के पूछ रहे हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं फ्लावर में। तो आपके फ्लावर में मैं सब दिखाता हूँ आपको। आज स्वतः अपने हाथों से बना बना के आपको दिखाता हूँ मैं। रोज तो आप जो है फोटो देखते थे, आज आप मेरी कलाकारी देखोगे। ये देखो, बोलो है ना वर्ल्ड क्लास कलाकारी, है कि ना? अरे बोलो ना। ये देखो, तो इसमें जो ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट का एक नाम है और उसका नाम है एंड्रोसियम, और इसी को बोलते हैं स्टैमेन। और इसमें दो पार्ट होते हैं मुन्ना। एक पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं एंथर, उसी एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, और ये जो डंडा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाल्क, या फिर इसी को बोलते हैं फिला का भैया मिंट। ठीक है ना। अब ये तो सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए भैया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस, नहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ना ना ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आते हैं दूसरे के ऊपर। यहाँ पे जो आंटी जी बैठी हैं, बोलना आंटी आऊँ क्या? ये जो आंटी जी हैं इनको बोलते हैं गाइनोसियम, और इसी को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इनको ही बोलते हैं कार्पल,
और इनको ही बोलते हैं पिस्टिल। ठीक, सब इन्हीं का नाम है, एक ही लोग का डिमांड है भाई साहब। अब जो देखिए यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रही हैं एकदम लहराती हुई, लहरा के बलखा के, उनको बोलती हैं स्टिग्मा। जो यहाँ पे डंडा जैसा दिख रहा है, गर्दन सुराही दिख रही है जो यहाँ पे, वो सुराहीदार गर्दन एक्चुअली कहलाती है स्टाइल। और यहाँ पे जो मोटी तोन दिख रही है आंटी जी वाली सॉरी, वो कहलाती है ओवरी। ठीक है ना। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिल करके बनाते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को ही बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को बोलते हैं कार्पल, इसी को बोलते हैं पिस्टिल, और तीनों मिल करके क्या बन गई, फीमेल का पार्ट भैया। ठीक है ना। तो वो इतनी सी बात यहाँ पे कही गई थी, आपसे पूछा गया था तो आपको मैंने बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इन सब क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम बना बना के दिखाए हैं, तो आप भी अपने आंसर में डायग्राम बना सकते हो। आप यहाँ पे जो लिखा है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग मत जाओ, आप चाहो तो इसी चीज को जो लिखा है उसको डायग्राम बना करके भी आप दिखा सकते हो। दोनों ही आपका तरीका हो सकता है, अच्छा तरीका है। आगे बढ़े, ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो अगर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भाई, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, बहुत गंदा सा पेड़ है लेकिन है तो है भाई। ये दूसरा पेड़ है, ये दूसरा पेड़, ठीक। तो पेड़ ए, पेड़ बी, स्पीसीज दोनों की क्या है, सेम है। कैसे, ये भी आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे भी एक फ्लावर लगा है भाइयों बहनों, यहाँ पे भी एक फ्लावर लगा है भाइयों बहनों, ठीक। और अब क्या होने जा रहा है, खेला। कैसा बम बोला, आइए देखें। यहां से मेल गैमेट जाएगा और यहां पे जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। बच्चा बच्चा जानता है, क्या बोलते हैं उनको, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। यहां पे जो एंथर जा रहा है, सॉरी पॉलन ग्रेन, वो कहां से जा रहा है, वो एंथर से जा रहा है ना मुन्ना। और कहां पर जा रहा है, तो फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। और कौन जा रहा है, तो पॉलन ग्रेन जा रहा है ना भाई। समझा क्या। तो क्या बोलेगा अपन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ प्लांट ए टू द स्टिग्मा ऑफ प्लांट बी ऑफ सेम स्पीसीज। समझा क्या, दोनों ही आंसर आपका सही है, और इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलता है पब्लिक, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। अब क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमें कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है। या तो हवा से उड़ के जाएगा, या तो कोई इंसेक्ट लेके जाएगा, या तो कोई एनिमल लेके जाएगा, या तो कोई बर्ड लेके जाएगा, या तो पानी लेके जाएगा। ये सब के सब आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आता है वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से होता है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन की वजह से होता है नेचुरल सिलेक्शन। ये आपको पढ़ाऊंगा नेचुरल सिलेक्शन इकोलॉजी में। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है इवोल्यूशन की वजह से, मतलब कि ज़्यादा जीवन, मतलब बच्चा अगर पैदा हुआ तो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से आपके समाज में जीवन जी पाएगा, ये इसकी गारंटी देता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुए रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे मोबाइल को इतना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, उतना अच्छे से इस्तेमाल तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी नहीं कर पाते, जिनको पूरा ज़िंदगी भर का अनुभव है। क्यों, क्योंकि हमारे जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं वो सब ज़्यादा इवॉल्व हैं,
है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? भाई पढ़ा चुका हूँ, देखो रिपीट हुआ ना, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया हुआ है, अभी भी बताया था कि एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से, एग सेल से, और दूसरा जाके फ्यूज करेगा प्राइमरी सॉरी पोलर न्यूक्लियाई से, और इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों पॉसिबल है डबल फर्टिलाइजेशन किसी प्लांट में? क्योंकि एक प्लांट में 2 मेल गैमेट होते हैं, इस वजह से पॉसिबल है ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हाट आर द मेन लेयर्स ऑफ फ्लावर? फ्लावर के मेन लेयर्स कौन से हैं? क्या क्वेश्चन है, अभी तो बनाया था यार, अभी तो बनाया था, कितनी बार बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी बेटा, आपके लिए जान हाजिर है हमारी। देखो ये सब कह रहा हूँ, मान मत लेना, है ना। ये रहा आपका कितना गंदा सा बनाया हूँ। खैर ये आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा पोर्शन। पहले से देखो, सबसे पहले जो आपको ये सेपल दिखता है ना, सेपल का नाम रखा गया है कुछ, इनको बोलते हैं सेपल, और इन्हीं का नाम रखा गया है कैलिक्स। फिर ये जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं आपको, है ना, ये जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, इन पंखुड़ियों को बोलते हैं पेटल्स, और इन्हीं का नाम रखा गया है कोरोला। भाई ला ला किसको कहोगे आप? जो सुंदर दिखेगा ना आपको, तो सुंदर दिखते हैं बहुत, ठीक है, तो आप बोलते हैं ला ला, इनको लाओ, है ना। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है पूरा मेल पार्ट, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था। और ये पूरे पोर्शन को बोलते हैं गाइनोसियम। तो क्या पार्ट हो गया भैया? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो टोटल 4 पार्ट होते हैं, 4 मेन लेयर होते हैं हमारे फ्लावर्स में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डिफाइन मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, है ना, तो मॉर्फो का मतलब मॉर्फिन से नहीं है, तो वहां पे मत जाना बेटा। तो मॉर्फो मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। जब कोई भी चीज बाहर से हमें दिखती है जिस तरीके से, तो हम बोलते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी दिख रही है हमको, मतलब फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फो। जेनेसिस मतलब बनना, टू मेक। तो किसी का फिजिकल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें सेल डिवीजन कैसी हो रही है, ये सब चीज को जानना ही मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मॉर्फोजेनेसिस इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस विच कंट्रोल द ग्रोथ, डेवलपमेंट, shape and structure and distribution of cells during the embryonic development of organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियन डेवलपमेंट के समय उस ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस है, चाहे वो साइज में हो, शेप में हो, ग्रोथ में हो, डेवलपमेंट में हो, है ना, जो भी हो रहा है उस पूरे सेल के अंदर, उन सब की जानकारी को रखना मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। उस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग? मॉर्फोजेनेसिस। इजंट इट? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द रोल ऑफ इंडोथीसियम। इंडोथीसियम का रोल बताओ। इंडोथीसियम, हमने आपको क्या बताया था? क्या बताया था? इंडो, इंडो बोले तो अंदर, थीसियम थिका मतलब लेयर, अंदर की लेयर है भाई, अंदर की बातें हैं गुरु, समझ में आ रहा है। तो इंडोथीसियम, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, कहाँ पढ़े थे हम लोग? एंथर में पढ़े थे। एंथर में कितने चैम्बर? जितने चैम्बर हमारे हार्ट में,
कितने? 4 चैम्बर। एक चैम्बर में कितने सेल्स होते थे, मतलब कितने पॉलन ग्रेन? तो एक में 100, तो सब में 100, सब में 100, सब में 100, टोटल कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं एक बार में? 400, 400, है कि ना? है कि ना बेटा? तो ये पॉलन ग्रेन कब निकलेंगे? जब ये आपका एंथर डेहिसेंस करेगा। क्या करेगा? जब ये डेहिसेंस करेगा, मतलब बर्स्ट करेगा। बर्स्ट बोले तो फटेगा। क्या करेगा? फटेगा, सॉरी, फटेगा, ठीक है ना? और पॉलन ग्रेन निकल जाएगा। तो इनको फटाने में, इनको फटने में कौन मदद करता है? इंडोथीसियम मदद करता है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ इंडोथीसियम, और ये बेटा मैंने अपनी पूरी पूरी वीडियो में समझाया इस चीज़ को कैसे ये करता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई भी है उस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जा करके देख लें इसको अच्छी तरीके से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है ना? तो आज की वीडियो अगर यहीं तक रखें, कोई दिक्कत किसी को, कल इसको अगले वीडियो में ले आएंगे अगला पार्ट, और फिर बाद में दोनों पार्ट्स को हम मर्ज कर देंगे, तो आपका एक सिंगल सा वीडियो बन जाएगा, है ना? तो इसलिए जो है आज का वीडियो हम यहीं तक रख रहे हैं, वरना आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे सर मेरा सर दर्द होने लगा। तो इस वजह से बेटा क्या करेंगे, इतना ही खाना खाओ जितना पच जाए, है ना? तो आज आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठे की बेटा, और आज आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you so much for being part of this healthy discussion. We will meet tomorrow. Till then, Tata, bye bye. Jai Hind to all of you.